अब देखो बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसका मेन मकसद क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे कोई भी हो, अगर हम अपना फायदा चाहते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, या अपना मनचाहा जीन उसमें डाल के अपना मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं। या फिर अगर वो प्लांट है ना, तो उसको हम लोग जो है डिसीज से, बीमारियों से या क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा सकते हैं, जिससे हमको इनडायरेक्टली फायदा ही होगा। क्या इनडायरेक्टली फायदा होगा? अगर हम उसको बीमारियों से बचाते हैं प्लांट को, या फिर उसको सूखे से, बरसात से, ठंड से, जिससे जो भी है क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब चीज से अगर उस प्लांट को हम बचाते हैं तो सीधी सी बात है उस प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक प्लांट है जिसको बोलते हैं टोबैको प्लांट। सब लोग जानते हो टोबैको प्लांट, है ना? यस सर। तो देखो बेटा, टोबैको प्लांट का एक नेचुरल क्या है बेटा, उसका एक एनिमी है जो उसके रूट में जाके रहता है एज अ पैरासाइट। ठीक है, क्या बोला मैंने? टोबैको प्लांट का एक नेचुरल पैरासाइट है निमेटोड। निमेटोड कौन से फाइलम में आता है? क्यों भाई अदिति, कौन से फाइलम में आता है बेटा सर निमेटोड? फाइलम नेमेटोडा। फाइलम निमेटोडा। तो जो निमेटोड्स हैं, जो फाइलम एस्चेलिमेंथस निमेटोड में आते हैं, वो आपको मालूम है, क्लास 11 में पढ़े थे वो, एनिमल के साथ साथ प्लांट का भी पैरासाइट होता है। तो जो निमेटोड है वो इस प्लांट का एक पैरासाइट है। ठीक है, प्लांट पैरासाइट निमेटोड। तो निमेटोड पैरासाइट इन रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, तो ये जो निमेटोड है, जो पैरासाइट है टोबैको प्लांट में, तो टोबैको प्लांट में जब ये रहेगा तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, उसके रूट में ऐसा पैरासाइट के रूप में रहेगा तो सारा न्यूट्रिशन जो भी वो एब्जॉर्ब करेगा, चाहे वो लीफ से फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आ रहा हो, चाहे सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो वो सारा चीज एब्जॉर्ब करेगा और मल्टीप्लाई होगा, ग्रोथ होगा उसका। उससे क्या होगा भाई, पैरासाइट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और फिर प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो टोबैको प्लांट इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमारे लिए? क्यों भाई, बताओ क्षितिज, टोबैको प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि नहीं है? क्यों सिमर, टोबैको प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं बेटा? अरे भाई, ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अरे कोई नहीं बोल रहा। भावना, विवेक, डोंट नो। पलक। अरे भाई, जो समझ आता है वो। हर हाँ तरीके के बोल। प्लांट में कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। बेटा बहुत फायदा होता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है ये टोबैको प्लांट। ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। ठीक है, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि आप उसको कंज्यूम करते हो कि नहीं, ये मत देखो। आप ये देखो कि टोबैको प्रोडक्ट्स से क्या क्या बनता है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट को इससे कितना फायदा होता है, बिजनेस को कितना फायदा होता है। तो ये टोबैको को ऐसे ही कंज्यूम किया जाता है, स्मोकिंग के थ्रू कंज्यूम किया जाता है, बीड़ी, सिगरेट, इवन जो गुड़ाखू लेते हैं लोग, उसमें भी तंबाकू ही डला हुआ होता है। ये तो बेटा कई हजारों करोड़ का बिजनेस है, हजारों करोड़ का बिजनेस है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा टैक्स वसूलती है गवर्नमेंट टोबैको प्रोडक्ट्स से। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो इस टाइप के प्लांट में अगर इस टाइप का पैरासाइट अगर गया, पेस्ट का हमला हुआ, तब तो बेटा पूरा टोबैको प्लांट की जो खेती है वो तो पूरी बर्बाद हो जाएगी, है ना? तो इससे तो लोगों को बहुत नुकसान होगा, बिजनेसमैन को नुकसान होगा, और बिजनेस गवर्नमेंट को नुकसान होगा जो उससे टैक्स मिलता था, ठीक है, प्रोडक्शन से। और अल्टीमेटली जो एडिक्ट्स हैं उनको तो नुकसान होना ही है, क्योंकि उनको तो वो एडिक्शन चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है इसको तो मरने नहीं दिया जा सकता। तो क्या करें भाई, अब इसके ऊपर अगर हम बहुत सारा, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे ही जंगलों में अपन कई बार उसको छोड़ देते हैं या फिर उग जाता है, तो अब इस पे बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सस्ता मिलता है। हालांकि ये
बिकता सस्ता है, किसानों के द्वारा बिकता सस्ता है जो बेचते हैं हम, लेकिन कंपनीज उसको महंगे में बेचती है और गवर्नमेंट महंगा टैक्स देती है। तो अल्टीमेटली अगर मिलेगा ही नहीं तो और महंगा हो जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा और खर्च नहीं किया जा सकता, है ना, समझ आ रहा बात। कीटनाशक दवाइयों में, ये सब में अपन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल के, हम महंगा महंगा पेस्टिसाइड डालेंगे, इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो काफी नुकसान होगा। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि प्लांट सेल्फ रेजिस्टेंट हो जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी का मेन मकसद क्या है, हम किसी ऑर्गेनिज्म को खुद से कैपेबल बना दें कि भैया वो पहले जो नहीं कर पा रहा था वो हम आर्टिफिशियल चीजों से नहीं, बट वो नेचुरली वो अपने आप को ऐसा कर सके। क्या कर सके कि पहले वो पेस्ट से, इन पैरासाइट से अपने आप को बचाव नहीं कर पा रहा था जब तक कि हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। लेकिन हम कितना यूज करेंगे, क्योंकि महंगे होते हैं केमिकल्स और हार्मफुल भी होते हैं, है ना, एनवायरनमेंट के लिए। तो हम प्लांट में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर देंगे जिससे कि प्लांट सेल्फ रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि जो बहुत ही सस्ता हो और प्लांट को प्रोटेक्शन मिल जाए। एक मिनट। ठीक है, तो हम प्लांट को ही कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर देंगे प्लांट में कि जो पेस्ट है, ये जो पैरासाइट है वो सरवाइव ही ना कर पाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो निमेटोड है ना, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अजीब है, मिलोई डी गायनी इन कॉग्निटिया, ठीक है, मिलाइडी गायनी इन कॉग्निटिया। तो ये जो निमेटोड है ये कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। तो अब हमको क्या करना है बेटा, देखो अब एक दूसरा कहानी में आते हैं कि हमारे बॉडी में, मैं आपसे जैसे पूछूंगा कि स्किन में, क्या स्किन के जो सेल्स है, स्किन के जो सेल्स हैं इसमें HCl बनाने वाले जीन प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, या स्टमक में जो HCl और पेप्सिन बनाते हैं एंजाइम, आप लोगों को मालूम है कि नहीं ये? यस सर। सभी को मालूम है, स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक एसिड बनता है, पेप्सिन HCl ये सब बनता है। तो HCl हो गया है, पेप्सिन हो गया, जो गैस्ट्रिक जूस है हमारे स्टमक में, वो जो जीन है जो HCl और पेप्सिन बनाता है, क्या वो जीन हमारी स्किन के सेल में प्रेजेंट होते हैं? या दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे इंसुलिन कौन बनाता है, बताओ भाई प्राची, इंसुलिन कौन बनाता है हमारी बॉडी में? इंसुलिन कौन बनाता है? वही एक ही चीज को पकड़ के अपन आगे समझा सकते हैं। इंसुलिन कौन बनाता है बेटा, जल्दी बताओ। पैनक्रियास। पेनक्रियास। तो इंसुलिन बनता है पेनक्रियास के सेल्स में, है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल में। तो क्या इंसुलिन बनाने वाला जीन पेनक्रियास के अलावा हमारे स्किन के सेल में भी होगा? कितने लोग को लगता है? हाँ, हाथ उठाइए। क्या इंसुलिन बनाने वाला जीन हमारे स्किन के सेल में भी होगा क्या? अब सब लोगों को देख के सब लोग हाथ नहीं उठाना है भैया, जिसको लगता है वही बस करेंगे। तो मेरा जवाब है हाँ, हमारी बॉडी के हर एक सेल में हर चीज का जीन होता है, ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, मान के चलो कि ये पेनक्रियास है ना, ये पेनक्रियास है, ठीक है, ये पेनक्रियास है। तो पेनक्रियास का जो ये सेल है, लाइक बीटा सेल है, तो बीटा सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा। तो ये जो डीएनए है, ये जो बीटा सेल का डीएनए है, ये इंसुलिन सिंथेसाइज करेगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू। ये जो डीएनए का जो जीन है, सीधी सी बात है, डीएनए का जो जीन है वो इंसुलिन के रूप में एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। इतना समझ आ रहा है बात आप लोगों को? क्लियर हो रहा है कि नहीं? है यस ना? सर।
तो यहाँ पर बीटा सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने डीएनए होंगे भाई? सीधी सी बात है, 46 डीएनए होंगे, 46 डीएनए प्रेजेंट होंगे। और मैं मान के चल रहा हूं कि चलो अपन ले लेते हैं कि 11th क्रोमोसोम है, 11th क्रोमोसोम नंबर 11th है, इसका जो डीएनए है, 11th जो डीएनए है, इसका जो जीन है, ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है क्या? इंसुलिन को। यहाँ तक समझ आ रहा है बात? ऐसे ही होगा। अपन मान लेते हैं कि 46 में से 11वें नंबर का जो डीएनए है, उसमें जो जीन है वो इंसुलिन के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अपन मान लेते हैं कि भाई ये स्किन है, स्किन है ना, स्किन का सेल है। तो ये जो स्किन का सेल है, मुझे बताओ इसके न्यूक्लियस में कितना डीएनए या क्रोमोसोम होगा? 46 ही होगा ना भाई, 46 डीएनए होगा। स्किन सेल में भी 46 डीएनए होगा। तो बेटा क्या ये 46 इस 46 से डिफरेंट है क्या? कितने लोगों को लगता है? हाँ हाथ उठाओ। ये 46 नंबर ऑफ डीएनए पेनक्रियास के 46 नंबर ऑफ डीएनए से अलग है क्या? हाथ उठाओ। नहीं है ना? इसका ये मतलब है कि स्किन के सेल में भी वही 46 डीएनए है जो पेनक्रियास के बीटा सेल में है। मतलब ये और ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो भैया इसका जो सेल है जिसमें 46 डीएनए है, ठीक है, ये कैसे इंसुलिन बना रहा है और ये डीएनए इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा है? इसमें भी 11th क्रोमोसोम होगा, 11th डीएनए होगा, बट ये 11th डीएनए जो रहता है इंसुलिन नहीं बना रहा है। समझ आ रहा बात आप लोगों को कि यहाँ पर भी और यहाँ इन दोनों डीएनए एग्जैक्ट हैं बेटा, ये दोनों डीएनए एग्जैक्ट हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। ये भी 46 है, ये भी 46 है, हर एक सेल में होगा, ठीक है, जर्म सेल को छोड़ के, गैमेट्स को छोड़ के। तो ये 46 का 11th जो डीएनए है वो एक्सप्रेस कर रहा है इंसुलिन, लेकिन वो है कहाँ पर? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास में। लेकिन ये जो 46 डीएनए में से जो 11th डीएनए, 11th नंबर का जो डीएनए, उसका जीन इंसुलिन के रूप में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रेजेंट है स्किन सेल। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है ये दोनों डिफरेंस जो बता रहा हूँ? समझ आ रहा है भाई सबको? यस सर। है ना? तो कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ भी वही डीएनए है, यहाँ भी वही डीएनए है, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा और ये एक्सप्रेस कर रहा है। और ये एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? हमारे स्किन सेल में इंसुलिन क्यों नहीं बनेगा? यहाँ क्यों बनेगा? सिर्फ यहाँ क्यों बनेगा, यहाँ क्यों नहीं बनेगा? जबकि स्किन सेल में भी इंसुलिन बनाने वाला डीएनए एंड इंसुलिन बनाने वाला जीन अवेलेबल है। तो इसका जो रीजन होता है कि जो सेल जहां पर होता है उसका जीन सिर्फ वहीं एक्सप्रेस हो पाता है, ठीक है, उसका जीन सिर्फ वहीं पर एक्टिव हो पाता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ और जीन्स होते हैं। मतलब बीटा सेल में इंसुलिन को बनाने के लिए इस डीएनए को, इस 11th डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए भी एक्टिवेट किया जाता है। उसके लिए वो एंजाइम होगा, ठीक है, और वो एंजाइम्स, वो फैक्टर्स स्किन के सेल में नहीं अवेलेबल होते हैं जो इस 11th डीएनए से इंसुलिन को बनवाए, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर ये बनाना भी चालू कर दिया, तो अगर ये बनाना भी चालू कर दिया तो सबसे पहले मुझे बताओ डीएनए से डायरेक्टली इंसुलिन बनेगा क्या? क्या बनेगा डीएनए से? फिर आगे क्या बनेगा? डायरेक्ट इंसुलिन बन जाएगा क्या? डीएनए से क्या बनेगा पहले? इंसुलिन इज अ प्रोटीन, चेन ऑफ सर अमीनो एसिड। mRNA बनेगा। हाँ, सबसे पहले एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब ये एमआरएनए, तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा। ये सब पता है आप लोगों को? बोलो। यस सर। ठीक है ना? है ना? तो बेटा जब एमआरएनए अगर बन गया इसका, तो भी ये ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा इंसुलिन लाइक प्रोटीन में। कारण ये है कि इस एमआरएनए के अगेंस्ट पैरेलली एक और आरएनए होता है जो इसको साइलेंस कर देता है, जो इसको इनएक्टिव कर देता है, जो इसको सप्रेस कर देता है।
क्यों? और वो जो सप्रेस करने वाला जो mRNA है वो यहाँ पर ऐसा काम नहीं करता जो यहाँ पर करेगा। तो ये जो mRNA है जो आगे चल के इंसुलिन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, इस mRNA, अगर ये mRNA है भी तो भी स्किन के सेल में इस mRNA को डीएक्टिवेट करने वाला, सप्रेस करने वाला, साइलेंस करने वाला एक और इसके पैरेलल एंटी इसका एंटी mRNA प्रेजेंट होगा जो इस mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा और इसको डीएक्टिवेट कर देगा। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल स्किन सेल का जो डीएनए है इसने बनाया mRNA, ठीक है, लेकिन इसी स्किन सेल का कोई एक दूसरा डीएनए होगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऑफ mRNA फॉर इंसुलिन। ये समझ आ गया? ठीक है। अब क्या होगा जब ये mRNA यहाँ पर ऐसा बन जाएगा तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है ये क्या करेगा बेटा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, समझ रहे हो ना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब? यस सर। फिर ये जो mRNA है ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो क्या बनेगा भैया, बोलो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, नो फंक्शन। समझ आया बात? समझ आया बात? ठीक है, ऐसा हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है। इसीलिए बेटा जो चीज जहां होना है वो उसी सेल में होता है। अगर मिलेनिन अगर स्किन के सेल में बनना है तो वो स्किन के सेल में ही ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगा। वो स्टमक के सेल में मेलेनिन नहीं बनेगा, वहां जरूरत ही नहीं है इसका। समझ आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि उसके आरएनए को यहाँ पर साइलेंस कर दिया जाता है। तो ये जो आरएनए है जो इस आरएनए को साइलेंस कर रहा है, ब्लैक कलर का जो आरएनए है, इस आरएनए को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल में अनवांटेड आरएनए को ट्रांसलेट होने से बचाता है। क्लियर हो रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है किसी को? आसान है? नहीं समझ आया? आ गया आया सर। सर। है ना? तो बहुत आसान है कि मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको समझने से पहले ये काम करता क्या है और क्यों करता है इसको पहले जानना जरूरी है। तो मैंने बताया भैया जो एक सेल में कोई काम कर रहा है वो किसी दूसरे सेल में वही डीएनए अवेलेबल तो होगा, प्रेजेंट तो होगा, मे बी वो ट्रांसक्राइब भी हो जाए, डीएनए से आरएनए भी बन जाए, लेकिन वो आरएनए अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा किसी भी दूसरी जगह पर, क्योंकि उसको इंटरफेयर करने के लिए एक और आरएनए बनाया जाता है। हमारा ही सेल, स्किन के सेल में इस आरएनए को इंटरफेयर करने के लिए, साइलेंस करने के लिए एक और आरएनए बनाया जाता है जो इससे बाइंड हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल में। ठीक है, सेल डाइजेस्ट कर देता है उसको और फिर उसको यूज कर लेता है, तो उसको हम आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेयरिंग आरएनए बोलते हैं। यहां तक अपना समझ आ गया। तो अब ये चीज जब हमको मालूम है तो हम इसका भी इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में करें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको मैं हटा रहा हूं, पहले हटा दूं, यस सर। चलो। तो सेम इसी फंक्शन का इस्तेमाल हम अपने टोबैको प्लांट को बचाने में करेंगे। सेम चीज को कैसे, कि भाई ये जो पैरासाइट है ना, मिलाइटोगाइनी इनकॉग्निटिया, ये जो पैरासाइट है ये प्लांट के रूट में रहता है और उसका न्यूट्रिशन पूरा चुरा लेता है और प्लांट को कमजोर करके धीरे से मार देता है ना। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम अब ये कर सकते हैं कि यही जो आरएनए इंटरफेरेंस है, मे बी अपन लेते हैं कोई एक निमेटोड है ना, ये एक निमेटोड है, ये एक निमेटोड है।
तो इस निमेटोड में, इस निमेटोड का कोई एक स्पेसिफिक आरएनए, स्पेसिफिक एमआरएनए, कोई एक स्पेसिफिक एमआरएनए उस एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। वो कोई भी एक स्पेसिफिक एमआरएनए जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि एमआरएनए क्या होता है बेटा, ट्रांसलेट होगा, वो कोई एंजाइम बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, या कोई एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो नेमेटोड का जो भी एमआरएनए होगा वो कोई एक स्पेसिफिक एमआरएनए किसी एक एंजाइम के लिए मान लेते हैं, ऐसा एंजाइम बनाएगा, ठीक है, एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जो इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस एक स्पेसिफिक एमआरएनए को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक एमआरएनए जो एसेंशियल है फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बताओ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? अब ये कहा है भैया, इन्फेक्ट्स रूट ऑफ टोबैको, ठीक है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का यूज किया पहले बीटी कॉटन बनाने में, ठीक है। तो हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है। चलो अब देखेंगे ये होगा कैसे और कैसे करेंगे अपन। बहुत आसान है। एग्रोबैक्टीरियम की एक खासियत होती है कि ये अपना डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, है ना, प्लांट्स में। ठीक है, तो अब इस एग्रोबैक्टीरियम में मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि ये एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड है, ठीक। तो अच्छा, ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए के अगेंस्ट, इस एमआरएनए के अगेंस्ट मैं एक ऐसा जीन डालूंगा, एक ऐसा जीन डालूंगा यहां पर जो कि इसके अगेंस्ट आरएनए सिंथेसाइज करेगा। अब देखते जाना। तो अब क्या होगा देखेंगे बेटा, ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्ट करेगा इसको, इन्फेक्ट प्लांट रूट्स, ठीक है, ये प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। तो क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा मुझे बताओ। ये जो जीन है, जीन ए मैं बोल दे रहा हूं इसको, है ना, ये हमारा जीन है। तो जीन ए आवर जीन, ठीक है, जो हम डालना चाहते हैं। तो जैसे ही हम एग्रोबैक्टीरियम का छिड़काव करेंगे, ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करेगा, हमारा मनचाहा जीन, दैट इज जीन ए, है ना, अपन आगे देखेंगे जीन ए क्या है। तो जीन ए को ये ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो अब ये जो प्लांट है इसमें जीन ए ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ये जीन ए ट्रांसफर, इतना समझ आ, इतना मालूम है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. एग्रोबैक्टीरियम जो रहता है वो कोई भी हमारा मन चाह, हम लोगों ने इसका जो ट्यूमर कॉजिंग जीन है, एग्रोबैक्टीरियम का ट्यूमर कॉजिंग जीन को हम लोगों ने हटा दिया, ये पिछले क्लास में देखे हम लोग। हटाने के बाद हम लोग अपना मन चाह जीन ए डाल दिए। अब ये जीन ए को ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस प्लांट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो अब इस प्लांट के पास क्या है, हमारा मनचाहा जीन ए ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। अब ये जीन क्या करता है इसको देखिए, अब ये जीन क्या करता है, ये जीन जो रहता है, ठीक है, ये जीन क्या करता है बेटा, एमआरएनए बनाता है, दो टाइप का एमआरएनए बनाएगा, दो टाइप का एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, दो टाइप का एमआरएनए बनाएगा। समझ आएगा बात?
जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, देखते रहना। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया, ठीक। ये जीन ए जो हम लोगों ने डाला है, ये 2 mRNA बनाएगा, प्लस कर दिया मैंने, ये दोनों जुड़ेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा बेटा, अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये क्या करेगा, ये एक ऐसा आरएनए बनाएगा, mRNA, जो कि इस स्पेसिफिक mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पहले इस निमेटोड की स्टडी कर ली है, हमने ये देखा कि भैया ये एक स्पेसिफिक mRNA है जिसके बिना ये जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये mRNA में भी कोई ऐसा एंजाइम बना रहा है जो इसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस mRNA की कोडिंग कर ली, कोडिंग करके इसका सीक्वेंस जान लिया, फिर इसके अपोजिट का सीक्वेंस हम लोग जो है इस जीन में रख लिए, इसी के जैसा जीन हम लोगों ने बना लिया, उस जीन को इसके जैसा जीन हम लोगों ने बना लिया, ऐसा जीन जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना सकता है, वो जीन को हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया, जिसको हम लोग जीन ए नाम दिए हैं। देन ये जीन बैक्टीरिया क्या करेगा, इस जीन को नेचुरली इस प्लांट में ट्रांसफर कर देगा। अब इस प्लांट के पास जीन ए है, जैसे ही ये निमेटोड इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, इस प्लांट के पास क्या है बेटा, जीन ए है। ये जीन क्या करता है, ये जीन क्या करता है कि ये 2 आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो रहता है वो आरएनए इंटरफेरेंस बनाएगा, और ये आरएनए इंटरफेरेंस इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है, अब इसको मैं यहाँ पर ऐसा बना दे रहा हूँ, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इससे जाके ये अटैच हो जाएगा, इससे जाके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, और इससे जाके ये अटैच हो जाएगा। तो अब क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा सर वो नेमाटोड मर जाएगा। भाई, अगर अब ये क्या हो गया, इनएक्टिव इनएक्टिव mRNA, इनएक्टिव स्पेसिफिक mRNA ऑफ निमेटोड इनएक्टिवेटेड और साइलेंस्ड, इसको बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ mRNA, ठीक है, इसको बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ mRNA ऑफ निमेटोड, ठीक है। तो एकदम क्लियर है, समझ आ रहा है आप लोगों को, हम लोगों ने ऐसा जीन डाला जो इसके स्पेसिफिक mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना सके। तो ये जीन क्या करेगा, पहले 2 mRNA बनाएगा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले सिंथेसाइज करेगा, देन ये क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो आरएनए इंटरफेरेंस बनाएगा, जो कि इस mRNA के फंक्शन को इंटरफेयर करेगा, उसके साथ बाइंड होकर के उसको साइलेंस कर देगा, इनएक्टिव कर देगा या डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा, ये mRNA जो रहता है इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिससे कि ये निमेटोड इस ट्रांसजेनिक प्लांट में, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में सरवाइव नहीं कर पाएगा और टोबैको प्लांट बढ़िया फलता फूलता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. समझ आ रहा बात? बस इतना ही सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना आप लोग। हटा दूं? चलो इसको कर लो जल्दी से।
चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। सर हाँ बोलो। सर तो अभी नेमेटोड और मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना प्लांट की बॉडी में? नहीं बेटा नहीं, इसलिए तो सरवाइव कर पाएगा ना वो। कोई भी होस्ट पैरासाइट के कारण कब मरता है? जब वो कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करेगा। तो पैरासाइट जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा? उसको ज्यादा फूड चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। ज्यादा फूड ज्यादा जगह के लिए वो पूरे ऑर्गेनिज्म में हर जगह स्प्रेड होगा, उसका न्यूट्रिशन खा जाएगा। उस प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाएगा वो। रूट रूट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि रूट का सारा न्यूट्रिशन खा जा रहा है। तो रूट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो रूट डेथ हो जाएगा रूट का। रूट की डेथ होगी तो प्लांट पूरा ही डेथ हो जाएगा। ठीक है। यस सर। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट है, जो भी पिछले 6 साल में 2-3 बार रिपीट हो गया है। 6-7 साल में अगर नीट में देखोगे तो 2-3 बार वो रिपीट हो चुका है ना। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसमें दो चीजें आती है, एक जीन थेरेपी, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल इंसुलिन, मतलब ह्यूमन इंसुलिन। तो ये दो टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, इवन आपके टर्म 2 में भी अवश्य आएगा एकदम। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसमें हम लोग देखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ये चीज तो आप लोग पढ़ चुके हो। कैसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने इंसुलिन तो सबसे पहले यही तो बनाया था, जबकि ये लास्ट टॉपिक है ना, एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पहले डॉग के पेनक्रियास से निकाला गया, एनिमल के पेनक्रियास से निकाला जाता था, फिर उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोब को मॉडिफाई किया, फिर वहां से इंसुलिन बनाया। ये सब हम देख चुके हैं, बट ये बहुत ही सिंपल तरीका था समझाने के लिए। लेकिन वैसा एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया है वो सिर्फ एक तरीका है आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में एक आइडिया देने के लिए, क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं हम। ठीक है, बट एक्चुअल में इंसुलिन कैसे बनता है, एक मिनट। बट एक्चुअल में इंसुलिन कैसे बनता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, वो हम आज देखेंगे। देखो इंसुलिन जो है, अब इसकी कहानी तो मैंने पहले बता ही दी है आपको कि कैसे पहले इसको बनाया गया, कैसे इसको डिस्कवर किया गया, है ना, और कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो इंसुलिन क्या है बेटा, एक टाइप का प्रोटीन। ठीक है, इट इज अ प्रोटीन। ठीक, इंसुलिन कहाँ से बनता है? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके डीएनए में क्या होगा भैया? ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे कि एमआरएनए बनेगा, जिससे कि एमआरएनए बनेगा। अब ये जो एमआरएनए है वो आगे चल के सिंथेसाइज करेगा इंसुलिन, सीधी सी बात। बट ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि ह्यूमंस में इंसुलिन जो है वो क्या होता है, कैसे बनता है? ये एक प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लेकिन वो सिंगल चेन भी हो सकता है, डबल चेन भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन की जो चेन होती है, ऑब्वियसली इंसुलिन इज अ प्रोटीन चेन। तो ये जो प्रोटीन की चेन होती है वो डबल प्रोटीनस डबल चेन ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है, अल्फा एंड बीटा चेन, अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड एंड बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो अल्फा चेन है वो 21 अमीनो एसिड से बनता है, 21 अमीनो एसिड से, और बीटा चेन जो रहता है वो 30 अमीनो एसिड से बनता है। बीटा चेन जो है वो 30 अमीनो एसिड से बनता है। तो टोटल प्रोटीन की चेन इंसुलिन जो रहता है वो कितने अमीनो एसिड से बना?
कितने अमीनो एसिड का प्रोटीनस चेन है? अरे भाई कितना अमीनो एसिड होगा टोटल प्रोटीन की चेन में? 51 प्रोटीन चेन ऑफ 51 अमीनो एसिड। ठीक है, 51 अमीनो एसिड। बट एक और चीज है इसमें कि भैया ये जो 51 अमीनो एसिड है ये एक लंबी चेन नहीं है, ये दो चेन से मिलकर बनता है, एक अल्फा 21 बीटा 30 अमीनो एसिड। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं कि भाई ये अल्फा अमीनो एसिड की चेन है, देख लो, और ये बीटा अमीनो एसिड की चेन है, ये देख लो। ठीक है, सॉरी ये आरएनए बना रहा हूं मैं। अल्फा चेन है अमीनो एसिड की, ये बीटा चेन है अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन बेटा ये दोनों जुड़े हुए होने चाहिए, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए रहते हैं। ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर सल्फर, है ना, ऐसा ऐसा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आसान है? ठीक है, तो यहाँ पर दो चेन बनता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा एमआरएनए की चेन, यहां से ऐसा। एक मिनट, हाँ, तो अब ये जो बीटा सेल है पेनक्रियास का, ये दो टाइप का चेन बनाया, एक अमीनो एसिड का ये, एक अमीनो एसिड का ये। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि जो बीटा सेल है ये सिर्फ दो चेन नहीं बनाता है, ये और भी चेन बनाता है। ठीक है, तो होता ये है बेटा, जब जरूरत नहीं है तब भी ये इंसुलिन बना के रखता है। कौन? बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन को बना के रखता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं। हमारी बॉडी में एक ही हार्मोन है जो एक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है। कोई बता सकता है कौन सा हार्मोन है जो स्टोर होता है एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में? कोई भी? थायराइड, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन। सिर्फ थायरॉक्सिन हार्मोन है जो एक्टिव फॉर्म में हमारे थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है, बाकी हार्मोन्स जो है वो स्टोर नहीं होते हैं। जहां बनते हैं वहां स्टोर नहीं होते। एक एडीएच ऑक्सीटोसिन भी होता है, ठीक है, लेकिन वो जहां बनता है वहां स्टोर नहीं होता, दूसरी जगह होता है। ठीक है, चलो, तो लेकिन इंसुलिन भी बन के रेडी रहता है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है ना। तो ये बीटा सेल है, तो होता ये है बेटा कि अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, और बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं ऐसे ऐसे। बट इनके साथ में एक और अमीनो एसिड की चेन जुड़ी हुई होती है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड क्या बोलते हैं जिसको? सी पेप्टाइड। ठीक है, सी पेप्टाइड जो है वो 33 अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये एक अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, तो ये बीटा चेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जोड़ा, और ये अल्फा चेन को यहाँ से जोड़ा, तो ये सी पेप्टाइड। तो ये जो इंसुलिन होता है इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। यहां तक समझ आ रहा बात आप लोगों को? ठीक है, जब नीड होती है बॉडी की जब नीड होती है तो क्या होता है बेटा, ये बीटा सेल जैसे जरूरत होगी तो ये प्रो इंसुलिन ब्रेक होगा, सी पेप्टाइड अलग होगा, और अल्फा बीटा चेन तो जुड़ा हुआ है पहले से, और ये जो एक्टिव इंसुलिन है और सी पेप्टाइड ये सेल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सेल से बाहर निकल जाते हैं जब जरूरत होती है। लेकिन हम जो भी इंसुलिन लेते हैं एज अ मेडिसिन के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, जो मेडिसिन के रूप में हम जो इंसुलिन लेते हैं वो प्रो इंसुलिन नहीं होता है, वो इंसुलिन होता है। मतलब सिर्फ अल्फा और बीटा चेन, सी पेप्टाइड वाला कोई झंझट नहीं। कारण यह है, सी पेप्टाइड के साथ अगर लेंगे तो बेटा इस सी पेप्टाइड को यहाँ से काटने में बहुत टाइम लग जाता है। काटने में टाइम लगेगा, एंजाइमेटिक एक्शन देना है, फिर वो एंजाइम उसको ब्रेक करेगा, देन
सी पेप्टाइड अलग होगा और इंसुलिन अलग होगा। ठीक है, कैसे देखेंगे? तो हमारे बॉडी में बीटा सेल में क्या होता है, बीटा सेल में क्या होता है कि अल्फा चैन, बीटा चैन ऐसा, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये सी पेप्टाइड से जुड़ा हुआ है जो कि 33 अमीनो एसिड से बना हुआ है, सी पेप्टाइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। अब ये सेल में प्रो इंसुलिन जो रहता है वो इंसुलिन बनेगा, दैट इज 51 अमीनो एसिड का, प्लस सी पेप्टाइड अलग हो जाता है, सी पेप्टाइड दैट इज 33 अमीनो एसिड का। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये फॉर बिफोर रिलीज फ्रॉम पेनक्रियास, तो ये पेनक्रियास से रिलीज होने से पहले ये सारा चीज हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भाई लेकिन जब हमारा जो जीन है, हम जो जीन को, ध्यान से देखना, लेकिन हम जो जीन को ट्रांसफर कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा मैंने एक डीएनए बनाया, एक डीएनए बताया, उस डीएनए से सीधा इंसुलिन बना था, याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बताया था कि भैया ये बीटा सेल है, यहाँ से डीएनए निकाले, इस डीएनए, ये जो डीएनए है इसका एक जीन है ना, जो कि क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा मैंने बताया था, डायरेक्ट बताया था। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर तो दो नहीं, तीन अलग अलग जीन से मिलकर के प्रो इंसुलिन बना। कैसे? क्योंकि ये अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड है, तो ऑब्वियसली ये एक टाइप का आरएनए से बन रहा होगा, बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड ये दूसरे एमआरएनए से बन रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्फा टाइप ऑफ एमआरएनए, बीटा टाइप ऑफ एमआरएनए, मतलब इसके लिए एक अलग जीन होगा, इसके लिए एक अलग जीन होगा। एक डीएनए से मान के चलो कि एक अल्फा जीन निकल रहा है, एक बीटा जीन निकल रहा है, तो अल्फा जीन जो रहता है वो अल्फा चैन ऑफ अमीनो एसिड बनाएगा, बीटा जीन जो रहता है बीटा चैन ऑफ अमीनो एसिड बनाएगा। समझ आ रहा है? तो एक ही जीन से नहीं बन रहा है वो। और सी पेप्टाइड के लिए एक अलग से जीन है, तो ये तीनों जीन मिलकर के क्या करते हैं, अल्फा चैन, बीटा चैन एंड सी पेप्टाइड, इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों जीन को एक साथ अगर हम बैक्टीरिया में डालेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये पूरा का पूरा तीनों बना देगा और ये बॉन्डिंग इसकी हो जाएगी। जब इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी तो हमारे सामने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यार सी पेप्टाइड को हटाएं कैसे? पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बैक्टीरिया में जीन डालेंगे, फिर वो बैक्टीरिया अल्फा चेन बनाएगा, बीटा चेन बनाएगा, सी पेप्टाइड बनाएगा और ये तीनों लिंक हो जाएंगे। फिर ये जो प्रो इंसुलिन है इसको बनाने के बाद एक नया टेंशन होगा कि अब इस सी पेप्टाइड को अलग करना है एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा इसको काट के अलग करना। तो इतना कॉम्प्लिकेशन झेलने से बढ़िया है हम क्या करेंगे, अल्फा चैन ऑफ अमीनो एसिड बनाने वाले जीन को एक बैक्टीरिया में डालेंगे। ध्यान से समझना, हम इस प्रॉब्लम को, मतलब सी पेप्टाइड को अलग करने वाली प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अल्फा चैन वाला जो जीन है इसको हम लोग बैक्टीरिया ए में डालेंगे। ध्यान से देखना, बैक्टीरिया ए, बीटा चैन वाला जो जीन है, ठीक है, इसको हम लोग बैक्टीरिया बी में डालेंगे। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, इस बैक्टीरिया से हमको क्या मिलेगा बेटा, अल्फा चैन ऑफ अमीनो एसिड, और इस बैक्टीरिया से हमको क्या मिलेगा, बीटा चैन ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर है? अच्छा, लेकिन हमको तो ये दोनों जुड़ा हुआ चाहिए। अब क्या करेंगे, बोलो, अब क्या करेंगे? अब हम ये दो अलग अलग बना लिए, अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड, बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड की चेन बना लिए। ये दोनों बैक्टीरिया से बना हुआ जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग मिला देंगे और सल्फर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि सल्फर सल्फर बॉन्ड बन सके इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे, इनको मिक्स कर देंगे विथ
सप्लाई ऑफ सल्फर, विथ सप्लाई ऑफ सल्फर, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन। और ये जो जेनेटिकली फॉर्म्ड है ना इंसुलिन है, इसको हम लोग ह्यूमुलिन बोलते हैं, जो ह्यूमन के लिए बनाया गया है, ह्यूमुलिन, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। क्लियर हो रहा है? ये कोई डाउट है तो पूछो। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन में इंसुलिन कैसे बनता है। ये पैनक्रियास का सेल है, बीटा सेल। बीटा सेल में दो अलग अलग जीन, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएंगे, एक अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड, बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड। फिर हमारे बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास में ये दोनों सल्फर सल्फर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और साथ में एक सी पेप्टाइड बनता है, जिसके कारण इंसुलिन को हम स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन एट द टाइम ऑफ यूज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ यूज ऑफ इंसुलिन, प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होगा इंसुलिन में, एक्टिव इंसुलिन, लेकिन सी पेप्टाइड को अलग करके। ठीक है, बिफोर रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास। तो ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर हमको जेनेटिकली इंजीनियर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको एक्टिव इंसुलिन बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा जीन ऐसा जीन लेंगे जो अल्फा अमीनो एसिड की चेन बनाएगा, उसको एक बैक्टीरिया में डाल के अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाएंगे, और दूसरा जीन जो कि बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाता है, उसको दूसरे बैक्टीरिया में डाल के बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड बना देंगे। अब ये दोनों बने हुए प्रोडक्ट को सल्फर सल्फर बॉन्ड के थ्रू इनको ज्वाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहां पर बताया है। अल्फा और बीटा चेन ऑफ अमीनो एसिड को मिक्स कर देंगे, ठीक है, और सल्फर की सप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक्टिव इंसुलिन बनेगा, जिसको हम ह्यूमुलिन बोलते हैं और ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। देन ये रेडी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड पैकेजिंग के लिए एंड सेलिंग के लिए। क्लियर है बेटा इतना? सर हाँ बोलो। सर ये जो हमने आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाया है, ये दूसरे हाँ जो ऑर्गेनिजम्स में यूज कर सकते हैं, जैसे माइस में या किसी और में? हाँ बेटा, ये तो जो भी इंसुलिन होता है लगभग लगभग सब में एक ही जैसे होता है। हॉर्मोन्स जो है दे आर नॉन एंटीजेनिक, मतलब हमारा इंसुलिन हम दूसरे जानवरों में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उनका इंसुलिन हम अपने में भी तो यूज कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, वो नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर कुत्ते बिल्लियों का भी अगर आप हार्मोन को निकाल के इंसानों में डालेंगे तो भी काम करेगा, क्योंकि वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स आर नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक। वो एक स्पीशीज के लिए एक हार्मोन काम करेगा ऐसा नहीं है। एक हार्मोन डिफरेंट टाइप के स्पीशीज में भी वर्क करता है, अगर वो उसमें वर्क करता है तो। ठीक है, अगर जैसे हमारे में इंसुलिन काम करता है, कुत्ते बिल्लियों में काम करता है, घोड़े बकरियों में काम करता है, तो बंदरों में काम करता है, या और भी कोई भी हाथी घोड़ा में काम करता है, तो वो हमारे में काम करे तो उनके में भी करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी हॉर्मोन्स को रिजेक्ट नहीं करेगी, ना ही हमारी बॉडी करेगी, क्योंकि वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पीशीज स्पेसिफिक वो होता है जो एंटीजन के जैसे काम करता है। तो हॉर्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक, है ना, वो एंटीजन के जैसे काम नहीं करते। क्लियर है? Yes, sir. अब जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि किसने इंसुलिन को डॉग के पेनक्रियास से आइसोलेट किया था, बेंटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट के नाम बस बताऊंगा यहाँ पर। एक साइंटिस्ट का बेंटिंग एंड बेस्ट, 1921, आइसोलेट इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पेनक्रियास। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमुलिन बना वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं, किसी उसने एक कंपनी ने बनाया, एली लिली। एली लिली कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ध्यान रखना। एली लिली एक अमेरिकन फर्म है, उसने ह्यूमन इंसुलिन बनाया। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन है, इसको अमेरिकन फर्म एली लिली ने बनाया। ठीक है, एली लिली एक अमेरिकन फर्म है, कंपनी है, उसने बनाया 1983।
ठीक है, ईयर भी लिख दो 1983। अब आप खुद ही देखो बेटा, डिस्कवर कब हुआ था 1921 में, और ह्यूमन इंसुलिन कब बना 1983 में। समझ रहे हो कितना साल, करीब करीब 60-62 साल का डिफरेंस। क्लियर है? Yes, sir. लिख लेना, एली लिली अमेरिकन फॉर्म है बेटा, ये है ना, एक कंपनी का नाम। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनाया है भैया ये, जो बैक्टीरिया यूज करें, कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई, ध्यान रखेंगे, इकोलाई, इकोलाई। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई, इकोलाई का यूज किया गया। चलो हटा दूं? Yes, sir. हटा दूं बेटा? यस Yes, सर। sir. यहां से क्वेश्चन आता है ना, जितना मैं बताया हूं सभी तरीके से क्वेश्चन आता है कि हमारे में कैसा होता है और उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े कंपनी को बनाने में, क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारा चीज। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी उसके बाद तो सिर्फ रीडिंग करने वाला बचा हुआ है। जीन थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 20 साल से क्वेश्चन आ रहा है इससे। ये वाला टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो जीन थेरेपी से आता है, जो भी बताने वाला है। पहला हम लोगों ने इंसुलिन देखा, देन दूसरा देखेंगे जीन थेरेपी। देखो बेटा, जीन थेरेपी है क्या चीज? जैसे हम लोग अलग अलग थेरेपी देखते हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिन या केमिकल के द्वारा अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का क्या होता है? जैसे रेडिएशन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, जैसे कि कैंसर में रेडियोथेरेपी होता है, रेडिएशन के थ्रू हम इलाज करते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया। फिजियोथेरेपी आप लोगों को मालूम है, जो बॉडी के मूवमेंट करा के जो हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं, ठीक है। और आयुर्वेदा थेरेपी, बहुत सारे अलग अलग थेरेपी हो। वैसे ही जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या कर रहे हैं हम, जो फॉल्टी जीन होते हैं बॉडी में उसको रिप्लेस करके एक अच्छा हेल्दी जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो बीमारी खत्म हो जाए, या बीमारी ठीक हो जाए, या क्योर हो जाए, या फिर उसमें कुछ सुधार आ जाए। कुल मिलाकर के एक इलाज है, ठीक है। तो जो भी फॉल्टी जीन है भाई, इतने सारे जो आप लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, और भी बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप जानते हैं, है ना। तो ये सब में क्या होता है बेटा, डिफेक्टिव जीन होता है। लाइक सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, क्या होता है इसमें? एक बेस पेयर में चेंजेस है, मतलब जीन में चेंजेस है, जीन का एक पॉइंट पे चेंजेस है, इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो एक जगह पे, है ना, एक जो कोडॉन है वो चेंज हो गया, जिस कारण एक अमीनो एसिड चेंज हो गया। तो एक कोडॉन में एक बेस पेयर के चेंज होने से इतना दुनिया भर का तमाशा, सिकल सेल डिसीज हो गया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जीन में डिफेक्ट है, उस जीन को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, हेल्दी जीन, तो वो बीमारी क्योर हो जाएगी। तो इसी टाइप का जो भी थेरेपी होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी है, सबसे पहला जो जीन थेरेपी है, फर्स्ट जीन थेरेपी, मैंने कुछ स्पेलिंग, फर्स्ट जीन
थेरेपी जो रहता है वो एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड में किया गया विथ ADA deficiency. एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम। तो 4 ईयर चाइल्ड में सबसे पहला जीन थेरेपी को अपनाया गया है ना, कौन से ईयर में? इन 1990, ठीक है। आप लोग पैदा नहीं हुए थे, मैं हो गया था, छोटा था। चलिए, तो 1990 में 4 साल की बच्ची में जिसमें ADA एंजाइम की कमी थी, उसमें ये थेरेपी को अपनाया गया, ट्रीटमेंट को किया गया। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या है और ये डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम जो होता है, एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम जो होता है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर growth of lymphocytes. And what is lymphocyte? What is lymphocyte? What is lymphocyte? अरे कोई तो बताओ भाई, जल्दी बताओ, लिम्फोसाइट क्या होता है? बताओ भाई अनुराग, लिम्फोसाइट क्या होता है? सब सो रहे हो गया आप लोग? अक्षत, पलक, सिमर, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ। ब्लड में, हाँ, ब्लड में सेल्स होते हैं, वाइट लिम्फोसाइट, हाँ, क्या क्या लिम्फोसाइट के टाइप? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, helper T lymphocyte, हाँ, तो लिम्फोसाइट जो होते हैं ये 2 कैटेगरी में होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? बोथ आर WBC। ये दोनों WBC ही है, लिम्फोसाइट WBC ही होता है, ठीक है। WBC के 5 टाइप में से एक टाइप का WBC होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के 2 टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भैया टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? हाँ? कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? सर कोई भी बोल लो। एंटीबॉडीज बनाते हैं। नहीं बेटा, नाम। प्रोवाइड्स इम्यूरल इम्यूनिटी एंड और कौन सा? सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड, याद आ रहा है क्या कि नहीं याद आ रहा है? यस सर। अच्छा, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये दोनों इम्यूनिटी कौन से टाइप की इम्यूनिटी के टाइप है? मतलब ये कौन से इम्यूनिटी के टाइप्स हैं? कौन बताएगा? कोई भी?
फिर एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, बेटा इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है? इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप्स के, क्या क्या? इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मेडिएटेड भी बोलते हैं इसको। तो भाई हमको ये मालूम है इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होता है, ठीक है, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद आ रहा है सबको? Yes, sir. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है ह्यूमोरल और इसी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। किसके द्वारा मिलता है? बाय बी लिम्फोसाइट। और एक होता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो पैदा होने के बाद जो हमारी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी होती है, चाहे पोलियो के लिए हो, हेपेटाइटिस के लिए हो, कोरोना के लिए हो, सभी के सभी जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बनती है, जैसे अभी बोल रहे हैं ना कोरोना की इम्यूनिटी बनी है आफ्टर वैक्सीनेशन, ये जो भी इम्यूनिटी बनती है हमारी बॉडी में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, पोलियो के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है, कोरोना के लिए, XYZ जो भी डिसीजेस है, मम्स, मीजल्स, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए जो भी जो आप वैक्सीन लेते हो, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सभी के लिए जो भी आप वैक्सीन लेते हो उसके लिए जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनता है ना, या फिर कोई भी नया पैथोजन एंटर किया उसके खिलाफ हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनता है वो कौन बनाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनता है हमारी बॉडी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनता है। तो ये इम्यूनिटी कौन बनाता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। अब भैया टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है तो आखिर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ये दोनों के दोनों लिम्फोसाइट जो रहते हैं, मतलब है ये लिम्फोसाइट जनरली, तो लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम है? एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डी अमीनेस एंजाइम। और ये जो डिसीज है, ये जो डिसीज है जिसका नाम अभी हम बताएंगे आपको, इसमें इस बच्चे में कौन से एंजाइम की कमी थी? एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, जिससे क्या होगा? जल्दी बताओ, क्या होगा Sir, भैया? हैं? इसके lymphocytes mature नहीं होंगे। लिम्फोसाइट मैच्योर ही नहीं होंगे तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों, मतलब पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी धसका हुआ है इसका, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड दोनों की कमी हो जाएगी। अच्छा, एचआईवी जो एड्स होता है उसमें कौन सा इम्यूनिटी धस सकता है? मेनली कौन से सेल्स अफेक्ट होते हैं दोनों में से? एक ये है और एक ये है, दोनों में से कौन सा सेल अफेक्ट होता है मेनली एचआईवी एड्स में? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी टी। सिंड्रोम T है। टी लिम्फोसाइट याद आ रहा है, लेकिन इसमें तो बी लिम्फोसाइट भी अफेक्ट हो रहा है, टी लिम्फोसाइट तो भी अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए इस टाइप का जो डिसीज है इसको हम बोलते हैं कंबाइंड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, SCIT, सिट। समझ आया सीवियर कंबाइंड क्यों बोल रहे हैं? समझ आ रहा है क्यों बोल रहे हैं? Yes, sir. सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। सीवियर कंबाइंड मतलब ये दोनों ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड दोनों कंबाइंडली अफेक्ट हो गया है इस डिसीज में, ठीक है, इन दोनों की डेफिशिएंसी है, इसलिए इस डिसीज को बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज। तो फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर सिड्स, ठीक है, फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर सिड। समझ आया बात?
क्लियर हो रहा है? यस सर। सिड क्या है ना, और इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, जिसमें भी ये डिसीज है। तो अब हम इसको जीन थेरेपी के थ्रू कैसे सुधार सकते हैं, इसको अपन देखेंगे। मतलब ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स देखेंगे अब हम। इसको हटा रहा हूं मैं, हटा दूं ये सबको? यस सर। चलो, अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें बेटा, तो क्या क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, हम क्या क्या कर सकते हैं भाई? देखो, अब मुझे ये बताओ कि लिम्फोसाइट जो रहता है ये कहाँ बन रहा है, कहाँ इसका बर्थ कहाँ पर है, बर्थ प्लेस कहाँ है? बोलो, लिम्फोसाइट का बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ पैदा हो रहे थे? बताया ये सब है? ब्लड। जल्दी है, कहाँ? ब्लड। नहीं बेटा, लिम्फोसाइट ब्लड में थोड़ा पैदा होता है। और कोई? ब्लड में होता है, ब्लड में पैदा नहीं होता है ना, ब्लड से थोड़ी ना पैदा होता है वो। बोन्स में? बोन मैरो में बेटा, बोन मैरो, ठीक है। कहां से बनता है? बोन मैरो, वो भी रेड बोन मैरो, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का बर्थ प्लेस क्या है? रेड बोन मैरो। पैदा होने के बाद जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, दे आर बी लिम्फोसाइट। पैदा होने के बाद जो मैच्योर एंड मल्टीप्लाई होते हैं थाइमस में, दे आर टी लिम्फोसाइट। पैदा होने की जगह से लिम्फोसाइट का नाम नहीं रखा जाता है, उनको पाल पोस के बड़ा करने वाली जगह से उनका नाम रखा जाता है। तो बी लिम्फोसाइट अगर बोन मैरो में ही रह के पलेगा बढ़ेगा तो बी लिम्फोसाइट, अगर थाइमस में पलेगा बढ़ेगा तो टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन पैदा तो एक ही जगह हो रहा है ना, रेड बोन मैरो में, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, है ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक मिनट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूरी बॉडी का नहीं कर सकते, तो ये भी कोई बहुत इफेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। देन दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? एडीए एंजाइम इंजेक्ट इन बोन, ठीक है। हम बोन में एडीए एंजाइम को इंजेक्ट कर सकते हैं। मतलब एडीए एंजाइम, जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है, फंक्शनल एडीए एंजाइम, उसको हम लोग बोन मैरो में इंजेक्ट करेंगे। तो बोन मैरो में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बोन मैरो में ये सेल बनना चालू हो रहा है, लेकिन ये मैच्योर नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एडीए की जरूरत होती है लिम्फोसाइट को बड़ा करने के लिए, मैच्योर करने के लिए। तो मैच्योर करने के लिए एडीए तो बन ही नहीं रहा है, तो हम बाहर से इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स की भी एक लाइफ होती है, तो कितने बार इंजेक्ट करेंगे? तो ये कोई बहुत अच्छा प्रोसीजर ये भी नहीं माना जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? तीसरा, कि हम इमेच्योर लिम्फोसाइट को, इमेच्योर लिम्फोसाइट को हम लोग क्या करेंगे? आर मैच्योर आउटसाइड द बॉडी by infection of retrovirus for transfer of ADA gene। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? बेटा एनिमल में हम लोगों ने देखा है कि एनिमल्स में बैक्टीरिया के द्वारा हम लोग जीन को ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम एनिमल सेल को, अगर एनिमल सेल में अगर जीन को ट्रांसफर करना है तो हम रेट्रोवायरस देते हैं। तो रेट्रोवायरस जो रहता है वो अपने जीन को क्या करेगा बेटा? ह्यूमन सेल में या एनिमल के सेल में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो हम रेट्रोवायरस में फंक्शनल एडीए जीन को डाल देंगे
और ये रेट्रोवायरस को हम लोग क्या करेंगे, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट निकाले हैं किससे, पेशेंट के बोन मैरो से, पेशेंट बोन मैरो से इमेच्योर लिम्फोसाइट निकाले हैं, ठीक है, या ब्लड से इमेच्योर लिम्फोसाइट निकाले हैं, इस इमेच्योर लिम्फोसाइट को क्या करेंगे हम रेट्रोवायरस के थ्रू इन्फेक्ट करा देंगे। ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, इस इमेच्योर लिम्फोसाइट में एडीए जीन डाल देगा, जिससे कि क्या होगा, फंक्शनल एडीए जीन इस लिम्फोसाइट में चला गया, इसके न्यूक्लियस में। अब ये जो लिम्फोसाइट है ये मैच्योर हो सकता है बोन मैरो में या थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, नेचुरली। समझ आ रहा बात? फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस इंजेक्ट कर देंगे। लेकिन फिर वही कहानी कि लिम्फोसाइट की तो एक लाइफ होती है, फिर ये प्रोसेस हमको दोबारा करना पड़ेगा। ये हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कॉस्टली होता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग बार बार करना पड़ेगा, इसको भी हमको बार बार करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, तो अब हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर कहीं भी हम लोग फॉल्टी जीन को रिप्लेस परमानेंटली नहीं किए। हम लोग का मेन मकसद क्या है, फॉल्टी जीन को परमानेंटली जो अफेक्टिव जीन है, ठीक है, उससे रिप्लेस करना, फॉल्टी जीन को काम के जीन से या नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना, वही तो हमारा मेन काम है जीन थेरेपी। यहाँ पर वैसा कोई भी काम नहीं हो रहा है जो परमानेंट हो। तो हम क्या करेंगे, एक चौथा तरीका कि एडीए जीन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है। ये आजकल होता है ना, कुछ कुछ बीमारियों के लिए ये होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में हम डिफेक्टिव जीन को जो है एक नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा बेटा, हम बहुत ही थोड़ा सा उसके बोन मैरो में हम थोड़े से टिश्यू में थोड़े से टिश्यू के जो जीन है उसके जीन को हम रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करते जाएगा वो थोड़ा सा टिश्यू बड़ा होते जाएगा, जिससे कि उसके बॉडी में नॉर्मल फंक्शनल एडीए जीन सिंथेसाइज होगा एंड लिम्फोसाइट बनने लगेगा, ठीक है। जिससे कि ये एक परमानेंट जीवन भर के लिए उसका एक ट्रीटमेंट हो जाएगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? Yes, sir. है ना, एंड इज अ परमानेंट क्योर। तो आपसे बेटा एग्जाम में ये चारों ऑप्शन आएंगे, आप है ना, आपको एग्जाम में ये चारों ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू जीन थेरेपी सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ये परमानेंट क्योर है, बाकी सब टेम्पररी है। समझ आया, जीन थेरेपी समझ आ रहा है? Yes. यस सर। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। Yes, थैंक sir. यू वेरी मच।